नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मैं पोस्ट छोड़ना चाहता हूं लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ रहा। राजस्थान चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने क्यों कहा ऐसा? हमारा विरोध करने वाले भी हमारे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ से दिया बड़ा संदेश। इंडिया में बड़े नेता बैठते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अजय राय को अखिलेश ने दे दी नसीहत। साइबर ट्रेनिंग 2 लाख ओबीसी योद्धा, जानिए यूपी में पिछड़ों को साधने के लिए क्या जुगत लगा रही बीजेपी। बीजेपी में साइडलाइन नेता पंकजा मुंडे की फैक्ट्री को 19 करोड़ का जीएसटी नोटिस। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। इससे ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे नई चर्चा छिड़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। इस बात को लेकर उन्होंने पूरी कहानी भी सुनाई। जानिए पूरा मामला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा है कि वह पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। जोधपुर में सोमवार शाम एक कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने ये बात कही। वह जोधपुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर में बने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन करने के लिए वहां गए थे। इस मौके पर उन्होंने चुनावी ब्रांड को लेकर भी बीजेपी को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई बीजेपी के अलावा किसी अन्य पार्टी को पैसा देता है तो उसे ईडी और इनकम टैक्स का डर होता है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग अवैध काम कर रहे हैं। एक तरफा बॉन्ड बीजेपी के पास जा रहा है। अगर कोई कांग्रेस को पैसा देता है तो ईडी और इनकम टैक्स उसके पीछे लग जाते हैं, इसलिए किसी अन्य पार्टी को पैसा नहीं मिल रहा है। सीएम ने कहा कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हिटलर भी धर्म के नाम पर इसी तरह संबोधित करता था, उसका क्या हुआ? भारत के लोगों की बुद्धि और विवेक दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बेहतर है। सीएम गहलोत ने कहा कि 50 साल की राजनीति में जोधपुर की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कार्यक्रम में उन्होंने जोधपुर में अब तक किए गए काम गिनाए। सीएम गहलोत ने इस दौरान एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। उन्होंने मुझे बताया था कि दिल का ऑपरेशन हुआ है और 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वह आशीर्वाद देने लगी। मैंने मजाक में ही कहा, मैं अब इस पद को छोड़ना चाहता हूं लेकिन यह पद मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले भी गहलोत ऐसा कह चुके हैं। सीएम ने कहा कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला, राजनीति करते हुए 50 साल हो गए। हाईकमान को मुझ पर भरोसा है। 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार पीसीपी अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री बने। बताइए अब क्या चाहते हैं? इससे पहले अगस्त में भी सीएम गहलोत ने कहा था कि वह सीएम पद छोड़ने की सोच रहे हैं लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा विरोध करते हैं वे भी हमारे ही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संघ प्रमुख लखनऊ में है। वे अवध प्रांत के स्वयंसेवकों के साथ क्षेत्र में संगठन की शक्ति विस्तार की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया। सोमवार को प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ पूरे समाज को संगठित करना चाहता है। संघ के लिए कोई भी पराया नहीं है। जो संघ का विरोध करते हैं वे भी हमारे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि उनके विरोधी से हमारी क्षति न हो, इसकी चिंता संघ जरूर करेगा। सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में प्रबुद्ध वर्ग के साथ हुई बैठक में संघ प्रमुख ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, पद विजेताओं के साथ संवाद किया। भागवत ने कहा कि संघ सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। संघ के नाते सबको जोड़ना और कार्यक्रमों में सबको बुलाने का प्रयास रहता है। उन्होंने कहा कि संघ प्रबुद्ध वर्ग के सभी वर्गों को जोड़कर आगे बढ़ेगा। इसमें चिकित्सक, शिक्षक, पद विजेता, अधिवक्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संपर्क अभियान चलाया जाएगा। यह पूछने पर कि क्या जो संघ की विचारधारा के विरोधी है उन्हें भी साथ लेकर चलना है, जो सपा, बसपा या कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी है उन्हें भी लेकर चलना है,
इस पर संघ प्रमुख ने कहा कि हमारे लिए कोई भी विरोधी नहीं है, सबकी सूची बनाकर उनसे संपर्क किया जाए। संघ प्रमुख ने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से कहा कि शिक्षा केवल व्यवसाय का साधन न बने, यह लोगों की मदद करने और मानव कल्याण का भी साधन बने। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक समाज में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग भी उसमें सहयोगी हो सकता है। इतिहास में हम यह नहीं लिख देना चाहते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से देश का उद्धार हुआ। मोहन भागवत ने कहा कि हम यह लिख देना चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण हुआ जिसने अपने उद्यम से पूरी दुनिया को गुरु बनाया। संघ प्रमुख ने इस पर भी जोर दिया कि संघ जाति पात को पीछे छोड़कर अपने काम को आगे बढ़ाता रहे, लोगों को जोड़ता रहे। इलेक्ट्रोकल रिफॉर्म से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह धीरे धीरे लागू होगा। यूपी में कांग्रेस की ओर से 80 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के बयान के बाद से सियासी माहौल गरमाने लगा है। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस संबंध में बयान दिया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नसीहत दे दी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इस क्रम में कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटी हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, संगठन को एक्टिवेट कर चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस क्रम में उन्होंने यूपी में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उतरने पर एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी तलवारें खिंच गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीहत के अंदाज में अजय राय को समझाने का प्रयास किया है। सीट बंटवारे को लेकर उन्हें जगह भी दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया में कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं, ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को इसोली के अझुई गांव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने इसोली के पूर्व विधायक अबरार अहमद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मीडिया ने जब अखिलेश से सवाल किया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर अखिलेश ने कहा कि उनके बारे में सवाल पूछकर आप झगड़ा करवाना चाहते हो। इंडिया में जब उनके बड़े नेता बैठे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें ऐसे सवाल के जवाब देने से बचना चाहिए। बसपा को साथ लाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा जो बीजेपी के साथ है उन्हें नहीं लाया जाएगा, उनसे दूरी बनाई जाएगी। सुल्तानपुर में हुए डॉक्टर हत्याकांड में भाजपा नेता का नाम आने पर उन्होंने कहा कि जहां बड़े अपराध होते हैं वहां किसी न किसी की भाजपाई का हाथ जरूर होता है। बुलडोजर की स्टीयरिंग भाजपा वालों के हाथ में है। जब बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो उसकी चाबी खो जाती है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही में मरीज की जान गई, उसके लिए कानून है, लेकिन अस्पताल बंद करना कहाँ का न्याय है। 2 लाख ओबीसी योद्धा पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए जमीन तैयार करेंगे। ये लोगों को मोदी सरकार के कामकाज के बारे में जागरूक करेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर है, इसलिए बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों का पूरा ध्यान इन पर है। 2024 लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने से पहले बीजेपी पिछड़ों को साधनों के लिए ओबीसी वर्ग के योद्धा तैयार करने जा रही है। इनमें से 20,000 साइबर योद्धा होंगे जो सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए मोर्चा संभालेंगे। इन साइबर योद्धाओं की ट्रेनिंग की शुरुआत सोमवार से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हो गई। बीजेपी की तैयारियां है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पिछड़े वर्ग के हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसकी कमान खुद पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने संभाली है। ओबीसी मोर्चा हर जिले में सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू करेंगे। इसमें युवाओं की एक टीम बनाई जाएगी। यह टीम मंडल स्तर तक होगी जो केंद्र और राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए किए गए काम को पहुंचाएगी। इसकी शुरुआत सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय से हुई। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी शुरुआत की। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के 50-50 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करेगा। टोली बनाने में ओबीसी की प्रमुख 79 जातियों पर फोकस किया जाएगा। ये टीमें घर घर पहुंचकर चुनाव के लिए माहौल तैयार करेगी।
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र कश्यप के मुताबिक इन टोलियों के जरिए पिछड़ा वर्ग के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता तैयारी किए जाएंगे, जो लोकसभा चुनाव तक पूरे प्रचार की कमान भी संभालेंगे। ये कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिन्हें ट्रेनिंग देकर सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। लक्ष्य है कि 2 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। बीजेपी का फोकस अब युवा मतदाताओं को जोड़ने पर ज्यादा है। यूपी में सबसे ज्यादा युवा वोटर है, इस वजह से अब पार्टी का मुख्य फोकस सोशल मीडिया पर होगा। इसके लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप बताते हैं कि हमने इसके लिए लोकसभा से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाने की तैयारियां की है। लोकसभा, विधानसभा और प्रदेश में एक टीम में 23 लोग रहेंगे। इसके अलावा जिले और मंडप स्तर पर टीम 13 की टीम बनाई जाएगी। केंद्र और यूपी सरकार ने पिछड़ों के लिए क्या क्या काम किए हैं, सोशल मीडिया वॉलंटियर इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराएगा। हर जिले में इसके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। इनमें ट्रेनिंग देने के बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए हर व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंचाने की तैयारी है। नरेंद्र कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। नीट परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में दाखिलों में भी पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिलवाया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लक्ष्मण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह स्वीकार करते हैं कि उनकी यूपीए सरकार में ओबीसी को कोटा नहीं दिया गया। कांग्रेस की पिछली सभी सरकारों ने किसी पिछड़े, दलित, महिला, युवा व देश के लिए कुछ भी नहीं किया, बस बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि राहुल से पूछना चाहता हूं कि वह बताए कि आखिर बार बार ओबीसी समाज का अपमान क्यों करते रहते हैं। पूर्व के दशक से चलती आ रही कांग्रेस व उनके नेताओं की गरीबी, किसान, महिला, पिछड़ा, अनुसूचित विरोधी कारनामों को कांग्रेसी नेता कितना छुपा पाएंगे। पंकजा मुंडे के कारखाने को 19 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया नोटिस मिला है। नोटिस में लिखा है कि यदि वह जीएसटी नहीं भरती है तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पंकजा ने इसे वित्तीय संकट का कारण बताया है। पंकजा मुंडे के समर्थन में सुप्रिया सुले ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी से साइडलाइन की गई पंकजा मुंडे को एक और झटका लगा है। उनके कारखानों को 19 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया का नोटिस मिला है। इसके साथ ही नोटिस में लिखा गया है कि उन्होंने यह जीएसटी नहीं भरा तो उनके कारखानों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनका कारखाना वित्तीय संकट से गुजर रहा है। पंकजा मुंडे ने केंद्र पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभाग से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले अन्य कारखानों को मदद दी गई है, लेकिन केवल उनका कारखाना ही इसमें शामिल नहीं था। मुंडे ने कहा कि नोटिस में उल्लेखित आंकड़े ब्याज से संबोधित है। प्रक्रिया कुछ महीने पहले शुरू हुई थी और हम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगातार सूखे के कारण कारखाना वित्तीय संकट में है। यह परिसमापन के अधीन है और बैंक को गिरवी रखा गया है। लगभग 8-9 कारखानों ने वित्तीय सहायता के लिए केंद्र को आवेदन किया था। केवल मेरा कारखाना ही ऐसा था जिसे यह नहीं मिला। अगर उसे सहायता मिलती तो हमें आज इसका सामना नहीं करना पड़ता। बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उदय के बाद पार्टी के भीतर दरकिनारा कर दिया गया था। वह 2019 में विधानसभा चुनाव हार गई और तब से लो प्रोफाइल बनी हुई है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने इस मौके पर बीजेपी को निशाने पर लिया। मुंडे का जवाब करते हुए सुले ने एक्स यानी पूर्व में ट्वीट पर पोस्ट किया कि इससे पता चलता है कि कैसे पार्टी अपने पुराने वफादारों के साथ अन्याय कर रही है और केवल नए लोगों को बढ़ावा दे रही है। अन्य कारखानों को केंद्र की सहायता मिली, लेकिन उनके कारखानों को बाहर रखा गया। यह कर माफी योजना का भी हिस्सा नहीं था। उनके कारखानों को नए ऋण के लिए सरकारी गारंटी नहीं मिली। उन्होंने यह भी बताया कि एमवीए सरकार ने मुंडे के कारखानों की मदद की थी। तो खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।